बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। 24/9 में मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबू ज़र मौज़म। आप सब गुड मॉर्निंग से मिलाओ गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग कहते कहते दिल जो है थोड़ा सा अफसोस में आ गया लगता है आज आपने सुबह पेट्रोल नहीं डलवाया। इसलिए मैंने बोल रहा हूँ आपको कि गुड मॉर्निंग कहते कहते थोड़ा परेशान इसलिए हुआ हूँ क्योंकि पेट्रोल की कीमत जो है मुल्क की तारीख में सबसे ऊपर चली गई है और पेट्रोल सिर्फ 123 रुपये 30 पैसे हो चुका है, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। और सबसे अनोखी बात यह है कि हम हमेशा ओगरा को तनकीद का निशाना बनाते थे कि आप लोग सिफारिश भेजते हैं और जितनी सिफारिश भेजते हैं गवर्नमेंट के सर सेहरा चला जाता है कि उससे कम पेट्रोल बढ़ाया। ये भी मेरे ख्याल से पहली दफा हुआ है कि ओगरा ने 1 रुपए इजाफे की सिफारिश भेजी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने 5 रुपए इजाफा कर दिया और डीजल की कीमत में 5 रुपए 1 पैसे इजाफा कर दिया। क्या करना चाह रहे हैं अवाम? बेचारे पहले ही परेशान हाल हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो पा रही है, पेट्रोल मुसलसल बढ़ता जा रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, तो अवाम जो है उसका गुजर बसर भी मुश्किल हो गया। बिल्कुल, गुजर बसर इसलिए मुश्किल है क्योंकि डॉलर जो है मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, 170 रुपये से सिर्फ 30 पैसे अब दूर रह चुका है। इसके अलावा अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल सिर्फ 123 रुपये 30 पैसे है, यानी कि अगर दोनों चीज़ें जिनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इकॉनमी पर बहुत गहरा होता है, पेट्रोल की वजह से तमाम ट्रांसपोर्ट और कैरेजेस और जिसके साथ साथ मुंसलिक तमाम इंडस्ट्री महंगी हो जाती है, उसकी तमाम कॉस्ट जो है महंगी हो जाती है, तो फिर इसके इफेक्ट्स यही पड़ेंगे कि आइंदा चंद हफ्तों के बाद आप देखिएगा कि मज़ीद महंगाई का बोझ पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर की वजह से हमारे पाकिस्तान में जिस तरह से इकॉनमी में असरात पड़ते हैं तो वो भी आइंदा हफ्तों में नज़र आएगी। तो इंतहाई अफसोस की बात है जी ये कि गवर्नमेंट जो है इस हवाले से कुछ बेहतर इकदाम नहीं कर पा रही है और मुसलसल इजाफा होता चला आ रहा है। मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है अबूज़र, लेकिन मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि क्या वाकई इस हुकूमत से कोई पूछ सकता है कि एक 20,000 की जो आपने बेसिक सैलरी तय की है एक मज़दूर की, एक तो वो पहले ही नहीं मिलती है और अगर मिलती भी है तो क्या उसमें एक मज़दूर गुजारा कर सकता है? एक आम आदमी जो अपनी सैलरी में गुजर बसर बड़े आराम से करता था 4-5 साल पहले तक, अब उसकी सैलरी कम हो चुकी है और वो कम इस तरह से हो गई है कि टैक्सेस की मद में इजाफा हुआ, पेट्रोल महंगा हो गया, अशियाए ज़रूरिया महंगी हो गई, हमारी ग़िज़ाई अजनास की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि लग्जरी का या आप किसी और सहूलत का तो आप सोच भी नहीं सकते। बेसिक ज़रूरियात ही आपकी पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। बिल्कुल, तो कुव्वत ख़रीद की आप बात करें, कुव्वत ख़रीद जब इंसान की कम होती है तो उसका इफेक्ट जो है उसके घरेलू माहौल पर भी पड़ता है, ज़हनी जो है उसकी सेहत पर भी पड़ता है और इसके साथ साथ घर की जो इकॉनमी है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता 2 से 2.5 सालों में जो हालात लोगों के पैदा हुए हैं कोरोना के बाइस, ऑलरेडी बहुत मुश्किलात थी, उसके ऊपर महंगाई का जो बोझ डाला जा रहा है मुसलसल डाला जा रहा है। बिजली की कीमतें भी महंगी होती जा रही हैं और फिर उसके बाद पेट्रोल की कीमत भी महंगी हो गई। बिजली के हवाले से भी कल हम देख रहे थे कि एक और स्कैंडल सामने आया कि लोगों को ओवर बिलिंग हुई है और उस हवाले से अब बाकायदा रिपोर्ट भी जारी हो चुकी है, यानी कि ओवर बिलिंग भी हुई, आपकी पेट्रोल भी ऊपर चला गया, डॉलर भी ऊपर चला गया और फिर आप ये दावा करें कि आप सही सिमत पर पहुंच चुके हैं और आइंदा आने वाले हफ्ते बेहतर होंगे, तो ये सवाल आता है कि बेहतर कहाँ होंगे? पाकिस्तान में तो होते नजर नहीं आ रहे। फिर ये जो रोशन पाकिस्तान का मुस्तकबिल दिखाया जाता है किसी मजाक से कम नहीं लगता है और फिर बहुत से मशीर और बहुत से एडवाइजर्स ये मशवरा देते थे कि महंगाई कंट्रोल कर ले तो इमरान खान की हुकूमत बहुत कामयाब हो सकती है, लेकिन आई थिंक ये वही चीज़ है जिसमें ये हुकूमत बुरी तरह फेल होती हुई दिखाई दे रही है। इस पर भी हम बात करेंगे जी, और भी बहुत कुछ है जिसमें कल का वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो इंटरव्यू है वो खासा डिस्कस किया जा रहा है। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने जो डिफरेंट बयान दिए हैं और फिर इसके अलावा कोविड की सिचुएशन तो कंट्रोल हुई है, परसेंटेज कम हुई है, लेकिन इसी के साथ डेंगू ने सर भी उठाना शुरू कर दिया है, तो इस पर भी बात होगी। आज के प्रोग्राम पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जी, मैं वज़ीर आज़म होता तो 9/11 की इजाज़त न देता। कोरोना कुछ थमा तो डेंगू ने सर उठा लिया। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी में भी करप्शन। अमलदानी स्कूल नई तर्ज की चौमुखी तालीम गाह। ये थी हमारी और बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। तो सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो CNN को इंटरव्यू दिया है वो खासा ज़ेरे बहस चल रहा है। इमरान खान साहब ने कहा है कि अमेरिका को ज़मीनी हक़ाइक़ का पता ही नहीं है, इसलिए पाकिस्तान पर एतमाद नहीं करता और उन्होंने ये भी कहा कि अब तक पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो गलत थे, उनकी बुनियाद गलत थी, हम एक तरह से अमेरिका के लिए कराए की फ़ौज बनकर किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल, और ये बात उन्होंने ये भी कही इसमें एडिशन करते हुए कि अगर 9/11 के वक्त मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होता तो फिर शायद
मैं हमलों की इजाज़त भी ना देता जो कि अफगानिस्तान में हुए ड्रोन के हवाले से, तो वो पहले ही बात करते रहे कि ड्रोन अटैक्स नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अब उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से भी बात की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो ओवरऑल सिचुएशन हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में, उसमें अफगानिस्तान को सपोर्ट पूरी दुनिया को, उन्होंने ये भी कहा कि ख़वातीन के हवाले से जो शराइत रखी जा रही हैं उसमें भी उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, वो अपने मुल्क के फ़ैसले खुद करना चाहिए उसको, और हमें वक्त देना चाहिए कि अफगानिस्तान एक बेहतर मुल्क के तौर पर सामने आए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान इस हवाले से अपना मौक़िफ़ सामने रखता है कि पाकिस्तान रीजनल पॉलिटिक्स में अहमियत का हामिल है और उसकी वजह से ही पाकिस्तान को अपने फ़ैसले खुद अपनी सिचुएशन को देखते हुए करने पड़ेंगे। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बयान जारी किया था कि पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं होना चाहिए, जहां दुनिया खड़ी है वहीं खड़ा होना चाहिए। अफगानिस्तान के मामले पर लीनियंसी इनडायरेक्टली जो उन्होंने कहा, ऐसा लगा कि ये उन बातों का जवाब था कि हम डू मोर या अब डिक्टेशन जो है वो अमेरिका से नहीं लेंगे। इमरान खान साहब ने कल इंटरव्यू में बड़े कैजुअली लेकिन बड़े पुरएतमाद तरीके से कहा कि खुफिया एजेंसियों का ये काम होता है कि मुख्तलिफ ग्रुपों से राब्ते रखें, जैसे CIA के भी हैं, और अमेरिका को ज़मीनी हकायक पता होना चाहिए थे। हम पे एतमाद नहीं किया, लेकिन हमसे लाइजॉन भी बनाया और हमें इत्तेहादी के तौर पर भी ट्रीट किया। हम पर एतमाद नहीं किया, ये बात उस तरह से है कि कल जब हम अमेरिकी अहदेदार का जब इंटरव्यू पढ़ रहे थे तो उन्होंने जब बात की थी कि जी पाकिस्तान ने अपने मुफादात को भी देखा है, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान उनका ताल्लुकात को रिव्यू करेंगे और हमने ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ पर हमारे साथ वो नहीं किया जो कि हम चाहते थे, यानी कि डू मोर वो मजीद चाहते हैं। फिर पाकिस्तान के ऊपर शराइत भी उन्होंने रखी कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को अपने हवाले से वो तय करना चाहते हैं। ये बड़ी सेल्फिश, लेकिन ये बड़ी सेल्फिश अप्रोच होती है कि जो हमने किया वो अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा और डू मोर के ऊपर सवालिया निशान। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि हम कोई इतने ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते अमेरिका से, नॉर्मल ताल्लुकात चाहते हैं, और अगर वो बेहतर हो जाएं तो सिचुएशन क्लियर भी हो जाएगी। और अफगानिस्तान के ऊपर हमारा स्टैंड अभी भी वही है कि हम इलाकाई सिचुएशन को देखेंगे और फिर उसके बाद चीज़ें जो है वो बेहतर होंगे। खान साहब ने कहा कि अमरीकी इत्तेहाद बनने के बाद हमारा मुल्क जो है मुश्किलात से दो चार हो गया, ये चीज़ किसी को नजर नहीं आती। हमारी मईशत का ग्राफ डाउन हो गया, हमारे अपने जो मुल्क का पीस था वो बुरी तरह मुतासर हुआ, टेररिज्म आ गया पाकिस्तान में, उन तमाम डिसीजंस के बाद जो अमेरिका के साथ एलाए बनने के बाद हमने लिए थे। बिल्कुल, तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कि ओवरऑल कैसा देखते हैं उस इंटरव्यू को, अफगानिस्तान की सूरत हाल को वो कैसे देखते हैं आइंदा बदलती हुई, और जो पाकिस्तान में इस वक्त रीजनल पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है वो इस वक्त किस तरह से एनालाइज करते हैं। सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सैफुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अफगानिस्तान की सूरत इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है दुनिया में, क्योंकि यहाँ पर सबसे तेज़ी से बदलती सूरत हाल है, पाकिस्तान का किरदार। और फिर कल जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने CNN को इंटरव्यू दिया, उन्होंने आज की बात नहीं कि वो तो 20 साल पहले चले गए, कि अगर मैं तब भी वज़ीर-ए-आज़म होता तो तब भी अफगानिस्तान में या ड्रोन अटैक्स के हवाले से इजाज़त ना देता। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल इंटरव्यू को? अरे देखिए, मेरा ख्याल है कि एक स्टेट का एक हेड और एक गवर्नमेंट के हेड के तौर पे उन्होंने अपने तौर पे असर्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ये चीजें ओवर कॉन्फिडेंस का भी मुजाहरा कर देते हैं हमारे वजीर आजम, और माजी की जो बात कर रहे हैं वो इस तरह होता और मैं इस तरह कर लेता। गालिबन इतना आसान तो नहीं होता, इंटरनेशनल प्रेशर्स तो होते हैं। ये मैं जरूर उनकी बात मानता हूँ कि नफ्सियाती तौर पे वो इंटरनेशनल प्रेशर्स को बर्दाश्त करने का एक जज्बा रखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं है कि आप उन्हें कह सकते हैं कि टोटल आइसोलेशन में तो पाकिस्तान नहीं रह सकता था। आइसोलेशन में रहना जो मुश्किल होता है, अड्डे ना देते वो गलत बात है, लेकिन ये कहना कि महज हमारा पाकिस्तान अमेरिका का जो अलाय बना, मैं ये नहीं कहता कि आप फैसले इस तरह के करें कि किसी का अलाय बन जाए, किसी को दुश्मन बन जाए। खारजा पॉलिसी कामयाब वही होती है कि जिसमें सब आपके दोस्त हों। जैसे चीन के पॉलिसी है कि शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी हो, आपकी शेयर्ड विजडम हो, सारी दुनिया के साथ मिलके आप चलें, कुछ बात उनकी माने, कुछ अपनी मनवाएं, लेकिन उसमें जो प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी है वो जरूरी है कि आप हकीकत पसंदाना तौर पे चलें, मुल्क की क्या जरूरियात हैं। बाकी दहशतगर्दी की जो बात है ना कि हमारा एक मुल्क के अंदर जो हमारे कबायली इलाके और अफगानिस्तान का ये जो बॉर्डर था, ये पूरा एरिया, ये पूरा शुरू ही से एक दहशतगर्दी की एक आमाजगाह रहा है। ये यहाँ पे ट्रेंड्स इस तरह के पाए जाते थे। ये अगर ड्रोन अटैक्स या अमेरिका या रूस ना भी आता तो यहाँ पे देखें किडनैपिंग फॉर रैंसम, गाड़ियां चोरी, बंदे अगवा, जैली करेंसी, मंशियात का कारोबार, ये इस तरह वसी पैमाने पे हो रहा था और ये सेफ हेवंस बन गए थे। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमारे कबायली इलाकों को अब जम किया गया। और ये जो असलहा का ये बिल्कुल बाकायदा, मेरे साथ एक दिन IG पुलिस पंजाब के बैठे थे तो मैंने उन्हें पूछा कि हमारे यहाँ और भारत का जो मशरकी पंजाब है उनके यहाँ तो बड़ा फर्क है, ये तो वहाँ पे अमन है, यहाँ पे नहीं है। उनका जी उनके पास तो कबायली इलाका नहीं है,
हमें तो इसका इतना ज्यादा यहाँ पे अदम तवाज़ुन का शिकार है कि वहां से लोग बआसानी यहाँ पे रसाई थी उनकी और वो असलहा लेके आ जाते थे, यहाँ के लोगों को अगवा करके ले गए और इस तरह के वाकयात हो रहे थे। लेकिन यकीनन अमेरिका कोई हमारा को मामू का बेटा तो नहीं था कि हम अमेरिका को कहते, ये मसाइल हमने हल करने थे, इस बात में वो सही है। लेकिन ये चीजें फिर बढ़ती गई चूंकि हमारा बुनियादी तौर पे जी आप कोई सवाल कर रहे थे। जी मैं आपकी बात सुन रही हूँ और आपकी बात बिल्कुल ठीक है और आपने बड़े सही तरह से पॉइंट आउट किया कि वो इलाका पहले भी कोई ऐसा दूध की नहरें नहीं बह रही थी, वहां पर हालात खराब थे ही। जी लेकिन सैफ साहब ये जो आपने कहा इस पूरे इंटरव्यू को अगर आप देखें, ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात को अगर साइड पे रख दें और सिर्फ ये देखें कि एक हेड ऑफ द स्टेट बड़े क्लियर कट मैसेज दे रहा है दुनिया को कि हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे। इमरान खान साहब विदाउट एनी बटरिंग क्लियर कट बोल रहे हैं कि अमेरिका के साथ हमने जब इत्तेहाद किया तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हुई। मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होता तो अफगानिस्तान में हमले की इजाजत नहीं देता 9/11 के बाद, और फिर हम कराए की फौज बनकर रहे। ये उनका कहना, ऐसा नहीं लगता कि क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं हम कि हम खुद डिसाइड कर लेंगे, भाई आप हमारे मामू के बेटे ना बने, जैसे आपने कहा। जी बिल्कुल, आपका सवाल जो है ना वो मैं जनरल मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ के पैराए में देख रहा हूँ कि जनरल परवेज मुशर्रफ को जब एक कॉल आती है अमेरिका के सदर की तरफ से कि या तो आप हमारे साथ हैं या आप अगर उनके साथ है या अगर हमारे साथ नहीं है तो हम आपको स्टोन एज में ले जाएंगे, यानी मुल्क का यानी कि बुरा हाल कर देंगे। तो यकीनन मेरा ख्याल है कि एक फर्क होता है सिविलियन सरबराह ममलिकत या सिविलियन सरबराह हुकूमत का और फौजी सरबराह हुकूमत का। तमाम फौजी सरबराह हुकूमत मुशर्रफ की तरह नहीं होते, लेकिन ये जरूर है कि आप कह सकते हैं कि फौज के लोग जो होते हैं हमारे जर्नैल वगैरह, उनको पता होता है कि जंग की तबाहकारियां क्या हो सकती हैं, कि अगर कोई सुपर पावर अपना किसी भी बहरी अड्डे से आपने को जहाज भेज दिया, आपने को मिसाइल दाग दे तो उसका क्या नुकसान होता है। बात सिविल का जो सरबराह होता है वो तमाम उस तबाहकारियों का उसको इतना इदराक नहीं होता। मुमकिन है कि वो एक ओवर कॉन्फिडेंस से कह दे कि जी आप हम आपके साथ नहीं, आपने जो करना कर लें। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इसमें अकेला वज़ीर आज़म फैसले नहीं करता, इसमें मुसल्लह फौज और आपका जैसे पूरा एक कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का एक सेटअप है सिक्योरिटी का, वो सारे ये फैसले करते हैं। जैसे अमेरिका में भी सदर अकेला नहीं करता, पेंटागन, CIA, स्टेट डिपार्टमेंट, फिर उनके और एजेंसी इदारे जो होते हैं वो मिलके बैठ के ये फैसले करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला था ना जी। बिल्कुल ये था बड़ा मुश्किल, लेकिन मैं ये उनके जज्बे की दाद दूंगा कि उनमें ये हिम्मत है कि वो ये समझते हैं कि हम कम से कम उनके आगे झुकते ना, हम उनसे डिक्टेशन ना लेते। ये सोच जरूर होनी चाहिए कि डिक्टेशन ना लीजिए। हम एक सॉवरेन मुल्क है, सॉवरेन मुल्क के सरबराह के हैसियत से हमें डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए थी। उसमें सैफुर रहमान साहब की बुनियाद पर चला जा सकता है बैन अवी अच्छी खारजा पॉलिसी। सैफुर रहमान साहब आपकी बात ठीक है, आपका पॉइंट भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना चाहिए था तब भी, और तब तो मुशर्रफ साहब के हवाले से ये भी कहा गया था कॉलिन पावेल की तरफ से कि हमने तो अगर फ़ोन कॉल की थी तो वो फ़ौरन मान गए थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई बार्गेन करेंगे, लेकिन मुशर्रफ साहब तो फ़ौरन मान ही गए थे एक कॉल पर। एनीवेज, अब चूंकि खान साहब ये कह रहे हैं कि अब सिचुएशन हमारे हाथ में है, हम रीजनल पॉलिटिक्स में डिसाइड करेंगे, लेकिन इसके इफेक्ट्स तो होंगे ना बिलाखिर, क्योंकि अमेरिका की सुपर पावर तो है और रीजनल पॉलिटिक्स में उसका भी खासा हाथ होता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स और भी हैं। अब चूँकि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब SCO के इजलास में भी जा रहे हैं, ताजिकिस्तान, वहाँ पर चाइना भी होगा, रशिया भी होगा, आप कैसे देखते हैं आफ्टर इफेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं? नहीं देखिए, आफ्टर इफेक्ट्स तो देखो जी कौमों को भुगतने पड़ते हैं। आपने बहुत से फैसले आपने कौमी मफाद में करने हैं, उसकी क्या कीमत बनती है, वहां पे आपकी विजडम जो है वो अमल में आती है। यानी वहां पर जो एक स्टेट्समैन है या एक रियासत का सरबराह है या हुकूमत का जो सरबराह है, वज़ीर आज़म है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो और उसकी टीम ने वो फैसले करने हैं कि इसका फॉलो आउट क्या होगा, इसके नताइज क्या होंगे और हमने उनके लिए क्या रोड मैप बनाया उनसे निपटने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर मैंने बल्कि अपने अखबार में एक ब्रेकिंग स्टोरी दी थी कि पाकिस्तान ने एक फैसला किया है और वो बिल्कुल साहिब फैसला है और मौजूदा क़यादत ने किया है कि अब चीन हमारा प्रिंसिपल यानी बुनियादी तस्वीराती स्ट्रेटेजिक अलाय होगा। यानी कि चीन यानी ये नहीं मैं कह रहा कि हम चीन के आगे भी डिक्टेशन ले लें, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम इलाके में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएं और उसको बढ़ाने से हम काउंटर बैलेंस कर लेंगे। ठीक, अगर अमेरिका हमारी मईशत में
या हमारे दीगर मामलात में कोई अदम तवाज़ुन से हमें दो चार करता है, तो हमारे पास यहाँ पे चीन जैसा एक अलाय मौजूद है। और SCO में जाना भी प्राइम मिनिस्टर का मैं इसी तनाज़ुर में देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी कुछ मामला। SCO बड़ी एक फ़आल तंजीम बन चुकी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह के मामलों में खारजा पॉलिसी को प्रोएक्टिव तरीके से, ठीक है, बड़े अच्छे मौसर तरीके से परस्यू करना है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सैफुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं थे और इस तमाम सिनेरियो के ऊपर बात कर रहे थे। और अब एक बात ठीक है कि कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर हमारे इलाकाई बेस्ट फ्रेंड की वजह से भी आया है कि चाइना हमारे साथ खड़ा है। और फिर जो अब फ्यूचर, इकोनॉमिक फ्यूचर जो है वो इस खत्े का, उसमें पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हम ये कॉन्फिडेंस शो कर भी सकते हैं कि अगर आप हम पर सैंक्शंस लगाएंगे या हमें धमकी देंगे, जैसे अमेरिका का एक स्टाइल होता है कि आप हमारे साथ नहीं हैं तो फिर आप योर ओन, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह विल सर्वाइव ऑन आवर ओन। एक ये नैरेटिव जो है बड़ा स्ट्रांगली किसी भी मुल्क की बका के लिए जरूरी है, रीजनल पॉलिटिक्स के जरूरी है, अपने स्टेक्स भी देखने हैं। पाकिस्तान वो स्टेक्स देख रहा है और रीजनल पॉलिटिक्स में अहम किरदार अदा कर रहा है। और फिर जो SCO में इस वक्त दौरा होगा इमरान खान साहब का, उसके भी दूरस नताइज उम्मीद है कि बेहतर निकलेंगे। जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है कि अपने मुल्क में पीस और इकॉनमी को बेहतर करे, तो उसके लिए पाकिस्तान का एक अच्छा किरदार होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कोविड की सिचुएशन की अगर बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों में जो परसेंटेज आई है वो 5.30 है और मज़ीद 66 लोग जो हैं वो इस दुनिया से चले गए, जबकि 3012 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जी, और इसके साथ साथ चूँकि NCOC के नए फैसले और उसमें कुछ नरमी आई है, चाहे वो कारोबारी मामलात हों और रोज़मर्रा के जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, हमने देखा है कि मार्केट्स के हवाले से भी डिसीजन लिए गए। तो दूसरी जानिब स्कूल्स के हवाले से चूँकि डिसीजन अब आ चुका है, तमाम स्कूल्स खुल चुके हैं। डिसीजन क्या आ गया? स्कूल भी खुल गए, बच्चे स्कूल में बैठे इस वक्त पढ़ रहे होंगे। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो लाहौर और फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे। लाहौर से अकमल सोमरू ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करते हैं। अकमल सोमरू, कुछ दिन का वक्फा, दोबारा से स्कूल्स खुल गए, कैसे देख रहे हैं आप ये बड़ा बताइएगा। इंपॉर्टेंट है कि SOPs को फॉलो किया जा रहा है और किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें अहम बात यह है कि तालीमी इदारे जब भी बंद हुए या दोबारा से खोले गए तो यहाँ पर हमेशा कोविड SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाता रहा है। अब भी ऐसे ही है कि जब 2 हफ्तों के बाद ये स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा बहाल हुई हैं तो तलबा और तालबात जो स्कूलों में आए हैं वो मास्क उन्होंने लगाया हुआ है। स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से दाखिली दरवाजे पर हर तालिब इल्म का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और उसके बाद वो क्लासरूम में आ रहे हैं। इसी तरह जो स्कूलों में, ख़ास तौर पर सरकारी स्कूल में, मैं लाहौर के गवर्नमेंट इकबाल हुसैन हाई स्कूल गढ़ी शो में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो असातिज़ा तैनात हैं, उन असातिज़ा को कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल होना उसकी यकीन दहानी कराई गई और जो टीचर्स हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं हुकूमती हिदायत के मुताबिक। तो तालीमी इदारों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर कोविड से मुतल्लिक SOPs पर अमल दरामद ना किया जाए। हमने क्लासेस भी देखी, आप देख सकते हैं, ये मेरे बैक साइड पर ये क्लास हो रही है, ये 9th की क्लास है और 9th की इस क्लास में आज सिर्फ 50% तलबा आए हैं। कल जब ये क्लास लगेगी तो ये तालिब आएंगे, बल्कि जो आज नहीं आए वो कल आएंगे। ये पॉलिसी जो है वो रोल नंबर स्लिप वाइज इम्प्लीमेंट की गई कि पहले दिन ऑड रोल नंबर्स के जो तलबा हैं वो आएंगे, दूसरे दिन इवन नंबर्स के जो रोल नंबर्स के जो तलबा हैं वो क्लासेस लेंगे। जो असातिज़ा हैं वो क्लासरूम में जब ज़ीरो पीरियड होता है तो उस ज़ीरो पीरियड में एक तरफ वो डेंगू से मुतल्लिक निसाब जो है वो उसको पढ़ाते हैं और साथ में कोविड से मुतल्लिक जो SOPs हैं उसकी बार बार निशानदेही करते हैं और तलबा को आगाह करते हैं। यकीनन ये कठिन मरला है, मुश्किल है। तलबा को बैक वक्त क्लासरूम में पढ़ना भी है, निसाब भी पढ़ना है, सबक भी याद करना है और कोविड के ये ज़ाब्ते हैं उस पर अमल दरामद भी करना है। बिल्कुल सही। और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है अगर आपने नॉन स्टॉप पढ़ाई करनी है। चलिए कोई बात नहीं, मौजें ख़त्म हो गई, अब स्कूल तो आना पड़ेगा लेकिन एक दिन के गैप के साथ आना पड़ेगा, तो इस पर स्टूडेंट्स काफ़ी मुतमईन है। अकमल, आप हमारे साथ ही रहिएगा, मुल्तान का रुख करते हैं। अलिशा ने हमें ज्वाइन किया है। अलिशा, आपके बैकग्राउंड में मैं देख रही हूँ कंपैरेटिवली ज़रा छोटे बच्चे बैठे हुए। अकमल तो 9th क्लास में खड़े थे। बच्चे एक्साइटेड हैं स्कूल वापस आने पर?
जी, इस वक्त मैं 2 क्लास में मौजूद हूँ गवर्नमेंट समरा पब्लिक हाई स्कूल में। अब बच्चे जो हैं, पहले जब छुट्टियां, बच्चे कहते थे अच्छा छुट्टियां हो गई हैं, मगर इस बार इतनी ज़्यादा छुट्टियां हुई हैं कि बच्चे खुद कहते हैं कि हमने स्कूल आना है, हम बोर हो जाते हैं क्योंकि घर में रह के 6 से 7 महीने बच्चे बोर हो चुके हैं। और मैं जिस क्लास में मौजूद हूँ, हालाँकि यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, मगर उनका भी यही कहना है कि बार बार छुट्टियाँ होने की वजह से बोर होते हैं। तो इधर कोविड SOPs की अगर बात की जाए तो जहाँ जिस डेस्क पे मैं बैठी हूँ, इधर 3 बच्चे 3 से 4 बैठा करते थे, तो अब क्लासरूम में एक डेस्क पे एक ही बच्चा बैठ रहा है। इसी तरह 50% बच्चे जो हैं आज क्लास में मौजूद हैं, 50% बच्चे कल आएंगे, क्योंकि मुल्तान वो सिटी है जहाँ पे कोरोना वायरस की शरह ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पे सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है तालीमी इदारों में। ख़ास तौर पर आज जो है DOs, COs और डिप्टी DOs विजिट भी करेंगे। जो जिस स्कूल में अगर SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा होगा या टीचर्स के पास वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट जहाँ पर नहीं SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा वहाँ पर कार्रवाई होगी। अलिशबा, आपने बताया, आप हमारे साथ ही हैं। अकमल सोमरू, जैसे कि अलिशबा ने कहा कि ऑब्वियसली SOPs पे फॉलो हो रहा है, नहीं होगा तो फिर कार्रवाई होगी। आप गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से बता रहे थे, कुछ प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से शिकायत आती हैं, उस पर भी कुछ तफसीलन बताइएगा कि क्या वाकई वहाँ पर भी प्रॉपर SOPs फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल भी बहुत बड़ा एक सेक्टर है जिसको केटर करना होता है गवर्नमेंट। इसमें एक अहम बात यह है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर है, उन्होंने अपनी टीमें तश्कील दे रखी हैं और ये टीमें बिलखसूस प्राइवेट स्कूलों के लिए हैं। ये टीमें मुख्तलिफ औकात में इन प्राइवेट स्कूलों की इंस्पेक्शन करती हैं और जो कोविड SOPs हैं उस पर अमल दरामद से मुतालिक जो है वो चेक किया जाता है स्कूलों में जाकर। और प्राइवेट स्कूलों में बिल्कुल SOPs की खिलाफ वर्जी उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से ये तासुर है। उसकी बुनियाद ये है कि स्कूलों में जो हाज़िरी की पॉलिसी है वो 50% ही है और प्राइवेट स्कूल में भी यही 50% पॉलिसी के तहत ही तलबा क्लासेस ले रहे हैं। किसी हमारे नोटिस में भी कोई ऐसा स्कूल नहीं आया कि जहाँ पर 100% तलबा क्लासरूम में बैठे हों और क्लासरूम जो हैं वो खचाखच भरे हुए हों। ऐसी सूरत हाल नहीं है। हाँ, ये मसला ज़रूर दरपेश है प्राइवेट स्कूलों में। जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पर कमरा जमात छोटा है, उसका साइज़ बड़ा नहीं है, वहाँ पर जब तलबा बैठते हैं तो वो ज़्यादा कंजस्टेड इन्वायरमेंट में बैठते हैं, वो उनका स्पेस इशू है। लेकिन जो हाज़िरी की पॉलिसी है 50%, उस पर समझौता नहीं है। इसी तरह मास्क लगाना है, उस पर समझौता नहीं है। दाखिली दरवाजे के ऊपर उनके गार्ड्स की जानिब से इंस्पेक्शन की जाती है, उस पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये तो बुनियादी SOPs हैं। अगर किसी तालिब इल्म को बुखार भी है तो वो भी स्कूल हाजिर नहीं हो सकता। अच्छा, स्कूलों के साथ साथ आज से ही तमाम तालीमी इदारे जिसमें कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी खोल दी गई हैं। वहाँ पर भी यही पॉलिसी नाफिज है कि उन इदारों में भी जो कोविड की स्कूलों के लिए पॉलिसी है वही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए है कि 50% तलबा आएंगे और अगले दिन दूसरे 50% तलबा आएंगे और उनको छुट्टी होगी। बिल्कुल सही अकमल ज़मरू, आपका बहुत शुक्रिया। आपने सही कहा कि स्कूल्स के साथ साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी रही हैं, और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो मुझे लगता है कि इंतज़ामिया को ये भी पाबंद करना होगा, क्योंकि वो एज ब्रैकेट में आ जाते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स, तो वो वैक्सीनेशन कराएं तो ही क्लास अटेंड कर सकते हैं। इस तरह का भी कोई SOP होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जब से कोरोना आया है हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर बर्डन और बोझ बहुत ज़्यादा पड़ गया। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई। जहाँ पर एक तरफ हम कोविड को फेस कर रहे हैं, वहीं पर ये सीज़न ख़ास तौर पर बहुत वनरेबल है डेंगू के लिए, और लाहौर में ख़ास तौर पर डेंगू का ख़तरा बढ़ गया है क्योंकि मज़ीद 43 मरीज़ों की तस्दीक हुई है जिनका ताल्लुक जो है वो डिफेंस के इलाके से है, 40 का, और उसके अलावा जो है वो बहुत ज़्यादा 280 केसेस जो है वो रवा साल में रिपोर्ट हुए हैं। तो डेंगू के हवाले से भी हमें बड़ा विजिलेंट होने की जी, और इसके लिए हमें देखना होगा कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, क्योंकि ओवरऑल भी प्रेशर है, प्लस अब डेंगू का भी सामना करना पड़ सकता है मजीद। इस पर हम बात करेंगे जी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, जो कि कमिश्नर लाहौर हैं और लाहौर के कप्तान यानी कि कैप्टन लाहौर भी हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो मैनेज कर रहे हैं सिचुएशन को। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आपने वक्त दिया। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल प्रेशर बहुत है इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट पर और ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पर। ये जो डेंगू का मसला फिर सरफेस हो रहा है, इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है? क्या प्लान्स हैं, कैंपेन्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, किस तरह से टैकल करना है इसको? नहीं, थैंक यू अबूजर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये पिछले 1-2 सालों से हमारे जो हेल्थ के चैलेंजेस हैं, खासतौर पर पब्लिक हेल्थ के चैलेंजेस हैं, वो बढ़ रहे हैं और उसमें कोरोना भी है,
कोरोना में सबसे पहले तो आपके इल्म में था कि कोरोना के साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चलती थी, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में इन्वॉल्व था। उसके बाद फिर कोरोना के अंदर ही वैक्सीनेशन की ड्राइव भी स्टार्ट हो गई, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी साथ साथ चल रही है, वैक्सीनेशन भी साथ साथ चल रही है। और वैक्सीनेशन में हमारे ऊपर प्रेशर है कि हमने इसको पेसअप करना है और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ, यानी कि तमाम तर प्रायोरिटी हमारी ये है कि वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, उनके नंबर्स को। और फिर साथ में आपको पता है कि पोलियो की कैंपेन्स भी साथ साथ चलानी पड़ती हैं। और अब इस वक्त जो डेंगू है ये तो खैर हमारा एक परमानेंट इशू है और इसके ऊपर हमें बहरहाल तवज्जो देनी है और हर वक्त तवज्जो देनी होती है। डेंगू पे मतलब कोई एक ऐसा टाइम नहीं होता जिसमें आप कहेंगे जी इस वक्त डेंगू का काम नहीं करना। डेंगू का काम सारा साल करना है और सारा साल करने से ही ये मुमकिन होता है कि हम अपने जो केसेस है उसके अंदर जो इंक्रीज है उसको कंटेन कर सकें या ऐसे रीजनेबल लिमिट रख सकें जो इसको हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो बर्दाश्त कर सके। और जो लेकिन इस सीजन में जरा थोड़ा सा ज्यादा मुतहरिक हो जाते हैं, ज्यादा वर्कफोर्स एम्प्लॉय की जाती है। उसकी जो पर्टिकुलर रीजन है वो ये है कि डेंगू का ज्यादातर ताल्लुक जो है वो हमारी इन्वायरमेंट के साथ या हमारे मौसम के साथ है। ऑल्दो पाकिस्तान डेंगू के लिए एंडेमिक है, यहाँ पर डेंगू का मच्छर मौजूद है, डेंगू का वायरस मौजूद है और उसको बहरहाल यहाँ पर एक साजगार माहौल मिलता है। लेकिन जो ज्यादा कंड्यूसिव माहौल है वो ऑब्वियसली मानसून के सीजन में जब हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा होता है उस वक्त होता है। और इन दिनों में नए सिरे से कैंपेन्स को इन्विग्रेट करना, उसके अंदर नई जान डालना और उसके बाद लोगों के अंदर अवेयरनेस रेज करना, लोगों को अपने साथ मिलाना, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये मुमकिन नहीं है हर टीम के लिए हर घर में जाके बारिश का पानी उनकी छतों से, उनके सहन से, उनकी हर जगह से निकालना। ऑल्दो हमारी टीम्स घर घर जाके सर्वेलेंस करती हैं, लेकिन बारिश के दिनों में हम लोगों से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ ताबन करें और वो खुद से अपने गिरदोनवाब में देखें कि कहीं किसी जगह पर पानी तो नहीं खड़ा हुआ। इसलिए एक नई फोर्स के साथ, एक नए जोश के साथ इस सीजन के अंदर डेंगू का जो काम है उसको किया जाता है। बिल्कुल कैप्टन साहब, जैसे आप ये बता रहे हैं कि लोगों को मोटिवेट करना भी बड़ा ज़रूरी है, वो चाहे अवेयरनेस के हवाले से हो या एक्शन प्लान के हवाले से हो। आज से चंद साल पहले जब आप डीसी लाहौर थे तब भी आप इसको बड़ा अपफ्रंट जाकर देखते थे, लोगों को अवेयरनेस भी देते थे और आपकी जो छापामार टीमें जिन्हें कहा जाता था डेंगू इंसदाद की, वो भी बड़ी एक्टिव थी। ऐसा तो नहीं है कि अब कोरोना और बाकी जो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन हेल्थ सेक्टर और ऑल्सो ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाहौर, कहीं डेंगू बैकफुट पर चला जाए और ऐसा ना हो कि फिर से आउटबर्स्ट इस तरह की हो कि आउट ऑफ हैंड हो जाए। इस चीज़ को कैसे टैकल किया जा रहा है? तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब आपके पास मल्टीफेरियस चैलेंजेस होते हैं तो तवज्जो हो सकता है किसी एक चीज के ऊपर से कम हो जाए दूसरी तरफ ज्यादा तवज्जो देने के लिए। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि इस दफा हमने पर्टिकुलरली बहुत टाइमली जो इस साल का सीजन था उसको प्रीएम्प्ट किया था। आपने देखा इस दफा मानसून की बारिशें पहले से ज्यादा हुई हैं और ये बारिशें जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं कि आपके पास डेंगू का सीजन किस तरह का आएगा। और हमने वक्त पर ये चीज रियलाइज करते हुए हमने जून में एक एनालिसिस किया जिसमें हमें ये पता चला कि हमारे पास जो लार्वा मिलने की तादाद है पिछले चंद सालों में वो बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिला मई जून तक का जो डेटा था उसके अंदर। तो उसको सामने रखते हुए हमने ये प्रीएम्प्ट किया कि इस दफा जो है वो हमें ज्यादा खतरनाक सूरत हाल या चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। उसके तनाजुर में इस दफा हमने 2500 नए सैनिटरी पेट्रोल्स इंगेज किए और टाइमली इंगेज किए। पिछले सालों में भी ये नंबर्स इंगेज किए जाते हैं लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में नहीं किया जाते, ये 500 या 1000 लोग इंगेज किए जाते हैं। इस दफा ये 2500 नंबर्स हमने इंगेज किया और टाइमली इंगेज किया और उसके नतीजे में ऑब्वियसली हमें बहुत ज्यादा तादाद में लार्वा भी मिल रहा है और अब नंबर्स जो हैं पेशेंट्स के वो भी हमारे सामने है क्योंकि ये मौसम बहरहाल है। और इस वक्त लेकिन दो बातें मैं जरूर बताना चाहूंगा। इस दफा हमारे पास नंबर ज्यादा है पिछले सालों की निस्बत, उसको मैं एट्रीब्यूट करूंगा कि इस दफा फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर इज एक्टिवली रिपोर्टिंग केसेस और हम नहीं चाहते कि हम नंबर गेम के अंदर लोगों को मिस करें बिकॉज डेंगू का जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये प्रिवेंशन के ऊपर बेस करता है, यानी कि हम प्रोएक्टिवली न सिर्फ पहले वेक्टर को ढूंढ रहे होते हैं, फिर जब उसके बाद केसेस आने शुरू हो जाते हैं तो फिर हम उस वायरस की तलाश में भी जाते हैं और केस रिस्पॉन्स करते हैं कि जहां से केस आया वहां पर टोटल एलिमिनेशन कर दी जाए मच्छर की और मच्छर जहां पे पैदा हो सकता है ऐसी जगहों की। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो केस रिपोर्टिंग कहीं से भी रिपोर्ट हो। जरूरी नहीं कि वो केस जो है वो सरकारी अस्पताल से रिपोर्ट हो रहा है या सरकारी लैब से रिपोर्ट हो रहा है, उस केस का कहीं से भी रिपोर्ट होना जरूरी है अगर हमने पेंडेमिक को या सूरत हाल को कंट्रोल करना है।
इस दफा हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया और ये जो केसेस इस साल ज्यादातर रिपोर्ट हो रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर से रिपोर्ट हो रहे हैं, विच इज वेरी इंकरेजिंग। और आप लोगों को ये भी इल्म में है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो ओवरवेलमिंगली इस वक्त जो है कोरोना को देख रहा है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर जी आप जैसे कह रहे हैं कि अब सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया ना बेसिकली, तो प्राइवेट भी अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी हमारे डेस्क में बेहतर हो जाएगा, नंबर्स में भी है और फिर काउंटर करने में भी आसानी होगी। अब चूंकि 20 सितंबर से अवेयरनेस कैंपेन बाकायदा शुरू कर रही है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और इस तरह गवर्नमेंट लेवल पे ये काम शुरू हो रहा है, तो कुछ अगर आप मैसेज देना चाहें लोगों को दोबारा से अपने इस प्लेटफॉर्म से कि किस तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए, लोग कैसे बचें डेंगू से, अगर आप बताना चाहें। ठीक है, मैं गुजारिश करूंगा दो बातें। एक बात तो यह है कि हमारी जो डेंगू की टीम्स हैं, अब लाहौर के अंदर काफी साल हो गए हैं, 6-7 साल हो गए हैं डेंगू की टीम्स आती हैं। हमारे मुशाहिदे में ये बात आई है कि हमारी डेंगू की टीम्स आती हैं, दरवाजे नॉक करती हैं, पूछती हैं कि घर में कहीं पानी तो नहीं खड़ा हुआ, और घर वाले उनको बिल्कुल तसल्ली दे के भेज देते हैं। मेरी गुजारिश है कि प्लीज इन टीम्स को अंदर आने दीजिए, इनको अपने घर की इंस्पेक्शन करने दीजिए, इनको अपनी तसल्ली कर लेने दीजिए कि किसी जगह पानी तो नहीं खड़ा हुआ। ये कंप्लेसेंसी ना हो कि आप उस टीम को कहें जी हमने देख लिया आप जाएं, तो उससे उस टीम का काम भी हो जाता है कि जी वो चली गई थी, दरवाजा उसने बजा लिया था, लेकिन जो हमारा असल मकसद है वो अचीव नहीं होता। सो प्लीज लेट दीज टीम्स वर्क इन योर होम्स, उनको अपने घरों में आने दीजिए, उनको अपनी छतों पे जाने दीजिए, और खास तौर पे आपकी कॉपरेशन के साथ साथ हमें इस कॉपरेशन की भी जरूरत है कि आप खुद भी अपने गिरदोनवा में देखें इन दिनों में खास तौर पर, क्योंकि बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है मच्छर के लिए ये, और कहीं पर भी थोड़ा मॉइस्चर होगा तो उसमें ये मच्छर जो है ये पैदा हो सकता है। पानी खड़ा होने की कोई ऐसी सूरत हाल आपके घर में नहीं होनी चाहिए। खास तौर पे हमारे इन दिनों में हमारी छतों के पर नाले बंद हो जाते हैं और पानी थोड़े दिनों के लिए हमारी छतों पे खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही। तो प्लीज उन पर नालों को खोलिए, और घर की छत के ऊपर कोई ऐसा टूटा बर्तन या कोई ऐसा टूटा खिलौना नहीं होना चाहिए जिसमें पानी जमा हो सके। और इन दिनों में खास तौर पर एहतियात करने की जरूरत है। अगर आपको बुखार है या किसी भी किस्म की आपको अलामात है तो प्लीज रिपोर्ट कीजिए, नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाइए, क्योंकि डेंगू जो है उसमें उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन ये बहुत जरूरी पेशेंट जो है वो टाइमली हमारे पास हेल्थ सिस्टम में रिपोर्ट कर जाए। वेलकम बैक। एक बार फिर से नाज़रीन आपको खुशामदीद कहेंगे, और अब हम बात करेंगे वज़ीर आज़म ने जो कल दौरा लाहौर किया है, जिसमें पंजाब की सियासी और इंतज़ामी टीम को नए अहदाफ भी दे दिए हैं, कुछ नाराज़ भी, लेकिन उन्होंने दौरा जब कंप्लीट कर लिया तो आवाम को जाते जाते पूरे पाकिस्तान में तोहफा दिया जो पेट्रोल की मद में सामने आया। और मैं इसलिए हंस रही हूँ कि ऐसा होता रहता है कि एक तरफ नज़रें होती हैं तमाम चीज़ों की, लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो आवाम पर बम भी गिराए जाते हैं। बहरहाल कल उनकी मुलाकात भी हुई वज़ीर आला पंजाब से। बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक और अहम इशू जिस पर इमरान खान साहब तो आए थे लाहौर, लेकिन फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट के हवाले से एक सिस्टम समझ में आ रहा है कि वहाँ पर भी खासी बड़ी करप्शन का मामला है। वो भी कल बात की गई कि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी में जी करप्शन की, उन्होंने कहा कि जिम्मेदारों को तयन किया जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए। बहुत बड़ा इशू बन सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये आखिर ऐसा मामला क्या हुआ जिस पर ये बात यहाँ पर पहुँची। फिर हम बात करेंगे जाम कमाल के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से, और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने कल कह दिया जी कि हमें ताने मत दें, अगर आप तहरीक अदम एतमाद लेके आना चाहते हैं तो ले आएँ, आपको कौन रोक रहा है। पीपल्स पार्टी को उन्होंने ऐसा कहा है। मौलाना फजल रहमान साहब कल खास नाराज़ भी दिखाई दिए। पीपल्स पार्टी दूसरी जानी कह रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब सिर्फ मार्च करते हैं और मार्च एंड करते हैं और इसमें वो महारत हासिल रखते हैं। इस पर हम बात करेंगे, ओवरऑल सिचुएशन कैसी देखते हैं। अंजुम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अंजुम साहब, आपका शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब कल आए लाहौर, महंगाई का तूफ़ान तो चले आ गया, रात को खबर भी आ गई, पेट्रोल महंगा हो गया। ओवरऑल ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट के हवाले से बातें अब आ रही हैं, फिर मौलाना फजल रहमान साहब की बात भी हम करेंगे, लेकिन पहले खान साहब को थोड़ा सा आप समराइज़ कर दें दौरे को। खान साहब ने जो कल जो इम्पोर्टेंट बात की है वो लाहौर की बात की है। अब क्योंकि इलेक्शन करीब आने वाला है, लाहौर अब तक जो है वो नज़रअंदाज था। लाहौर में जो बल्दियाती और सिविक्स फैसिलिटीज़ हैं उनकी बड़ी बदहाली थी। सीवरेज, सड़कें, पानी, इनका और ख़ास तौर पे लाहौर की सड़कों की खूबसूरती और लाहौर में सड़कों की मरम्मत ये नज़रअंदाज की हुई थी। लेकिन कल इमरान खान ने ख़ुसूसी तौर पर जो है वो लाहौर की खूबसूरती के लिए, लाहौर की सड़कों के लिए, लाहौर में जो है वो प्लांटेशन के लिए, लाहौर में कंटोनमेंट इलेक्शन के आने के बाद तो नहीं ख्याल आया, ऐसा लग रहा है कि लाहौर में जो इनको एक झटका लगा है
कंटोनमेंट का, हाँ। कंटोनमेंट तो देखे ना, इनका वो था सबसे फेवरेट जगह थी, बिल्कुल। जहाँ पर अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग और खाते पीते लोग जो हैं, जो इमरान खान के वोटर हैं, जो इमरान खान की पार्टी की बुनियाद है, वहाँ पर इमरान खान को जब शिकस्त हुई है लाहौर में, तो इमरान खान ने जो है वो नए सिरे से अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लाहौर को तवज्जो देने के वो लिए। लम्हा फिक्रिया तो है ना सर, लाहौर वाले जलसे से ही पीटीआई का एकदम से जो टाइम शुरू हुआ था और एकदम से जो बूस्ट मिला था, अब ऐसा लग रहा है कि लाहौर वाले ही रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जैसे हम ये पूरी ओवरऑल सिचुएशन पर बात करते हैं कि कारकुनों को एक्टिव करने की बजाय, स्ट्रेटजाइज करने के बजाय अगर आवाम को रिलीफ फराहम कर दे ये हुकूमत, तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। और वो रिलीफ महंगाई की मद में भी हो सकता है या आवाम की सुनवाई करने की मद में भी हो सकता है, जिसको ना तो ऑपोजिशन कैश करा रही है, ना तो ऑपोजिशन उसको प्रॉपरली उस तरह से प्लेटफॉर्म दे रही है, ना ही गवर्नमेंट उस तरफ बॉदर कर रही है। देखिए, महंगाई जो है ऑपोजिशन कैश कराए या ना कराए, महंगाई का असर जो है वो ऑपोजिशन को मिलेगा। महंगाई, अब इन्होंने आज 5 रुपए का पेट्रोल बढ़ाया आप, और इसे डॉलर की कीमत जो है वो 170 रुपए चली गई है। सर आज थोड़ा सा कम हो गया है, आज 50 पैसे कम हुआ है जी। तो 50 पैसे कम होने से जो है वो 69 ओवरऑल तो इतने ज्यादा ही है ना, ओवरऑल बहुत ज्यादा उसकी हो गई है। और डॉलर की कीमत में इजाफे से और पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई जो है वो मजीद बढ़ गई है, लोगों की कमर मजीद टूट गई है। अब देखें, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो 50,000 से अबव 80,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, उनके लिए जो है वो ज़िंदगी भी मुश्किल हो गई है। लेकिन जो नीचे जो 25,000 20,000 रुपये ले रहा है, आप यकीन जाने कि उसकी ज़िंदगी के अंदर एक दोज़ख आ गई है। ठीक है। उसकी जो है वो कसम पुरसी की हालत जो है वो देखने के काबिल है। वो अपने बच्चों की रोटी, बिल्कुल ठीक है, 3 वक्त की पूरी रोटी उनका पेट भर के उनको नहीं खिला पा रहा। Definitely। उनके जूते, उनके कपड़े जो है उसके बस की बात नहीं है। 40% हमारे अंजुम साहब 40% हमारी आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं करती है, और जब ये प्रेशर आता है तो उन पर भी बहुत प्रेशर आता है, ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ साथ अगर आप थोड़ा क्विकली अगर इस पर भी बात कर लें, जो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट, क्योंकि बहुत बड़ा मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा इशू सामने आने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिस तरह बाकी हमारे इशूज़ रहे हैं ना, जो स्कैंडल्स जैसे कहते हैं, ये एक स्कैंडल आने वाला है सामने कि इसमें ऐसा क्या हुआ कि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में करप्शन के मामला के हवाले से अभी उन्होंने रिपोर्ट मांगी, उन्होंने कहा कि ऐसे किरदार तक पहुँचाएँ। कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब तक तो ऐसी सूरत नहीं है। आपकी ख्वाहिश ज़रूर है कि ये स्कैंडल गवर्नमेंट के गले पड़े, लेकिन गवर्नमेंट, चीनी का स्कैंडल इतना बड़ा स्कैंडल था, जहांगीर तरीन उसमें मुलव्विस थे, और चीनी जो है वो 50 रुपए से जो है वो 110 रुपए महंगी हो गई थी, डबल से भी ज़्यादा महंगी हो गई थी। आटा, चीनी, चावल, पेट्रोल, अद्वियात, किस किस का नाम लें? नैब जो है वो, नैब ने जो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। नैब ने गवर्नमेंट को खुली छुट्टी दी है। नैब सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करती है, जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं करती। और नैब जो है वो फैसलाबाद में क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। हाँ, फैसलाबाद के अवाम और फैसलाबाद के वोट बैंक पे जो है वो इसका असर पड़ सकता है, और उसके लिए इमरान खान थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे कि वो गोंगलों से मट्टी झाड़ने की अच्छा, ये इसलिए भी तो होता है ना कि इतने मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं ये, कि इनको नाराज नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। ये भी कहीं ना कहीं बैक एंड पर इनकी पॉलिसी होती है कि इनको नाराज कर दिया तो फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये तो पॉलिटिक्स है और ये तो चलती है। लेकिन देखते हैं कि गवर्नमेंट जो दावा करती है कि हम स्कैंडल्स को बड़ा अपफ्रंट हैंडल करते हैं, इस स्कैंडल को कैसे हैंडल करती है। लेकिन वहीं पर अंजुम साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपने कहा ऑपोजिशन को इसका फायदा जरूर होगा, वो गवर्नमेंट के स्कैंडल्स हो, वो महंगाई का तूफान हो या बैड गवर्नेंस हो। कैसे फायदा होगा जब ऑपोजिशन खुद ही रियलाइज नहीं कर रही है कि अवाम की नुमाइंदगी करनी है। ऑपोजिशन तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, वो डायलॉग्स की मद में हो, वो जलसों की मद में हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की मद में हो। एक कहते हैं जी आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, दूसरे कहते हैं जी आप जो है अदम एतमाद की तहरीक क्यों नहीं लाए। आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, तो फिर अवाम की नुमाइंदगी कौन करेगा? देखिए, जो महंगाई ने अवाम को जिस कदर अजियत दी है, जिस कदर टॉर्चर किया है, जिस कदर मारा है, उसका फ़ायदा गवर्नमेंट को नहीं होगा, गवर्नमेंट को उसका नुकसान होगा। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान ने असल में जो है वो बिलावल से कहा है कि वो पंजाब में अपने 6 वोट हैं टोटल सूबाई असम्बली में, उससे जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश कर लें, क्योंकि बिलावल मुसलसल कह रहे हैं कि PDM जो है वो या मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफे पेश करें और या फिर जो है वो तहरीक एतमाद में बिलावल का साथ दे। लेकिन आज ये कहना कि बिलावल जो है वो 6
वोटों से तहरीक अदम एतमाद पेश करें, यानी पेश नहीं ऑब्वियसली कर सकते। वो तो नहीं पॉसिबल है, वो फायदे कोई नहीं इसका मतलब तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये है ना कि मौलाना फजल रहमान ने आज डिक्लेयर कर दिया है कि इमरान खान की हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी और 2023 तक उससे कोई नहीं हिला सकता। लेकिन वो तो कहते हैं ना, तहरीक-ए-अदम बिलावल एतमाद साहब तो कहते हैं ना कि मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं अदम एतमाद ही लानी पार्लियामेंट के अंदर नहीं, वो कहते हैं इस्तीफे दो, उस तरह से गिराना है। तरीकाकार गवर्नमेंट को गिराने के लिए कोशिश की जा रही है, तरीकाकार मुख्तलिफ है बेसिकली दोनों में। तरीकाकार मुख्तलिफ नहीं है, दोनों असल में एग्री कर गए हैं कि अब इमरान गवर्नमेंट को हिलाया नहीं जा सकता और इमरान गवर्नमेंट जो है वो अपने 5 साल पूरे करेगी। मतलब हार मान ली आपके मुताबिक इनडायरेक्ट हार मान ली। एग्जैक्टली आज तो देखते हैं फजल रहमान ने तो हार मान ली। फजल रहमान ने कहा कि बिलावल जो है वो 6 वोटों के साथ जो है वो पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद लाए, लेकिन बिलावल तो ये कह ही नहीं रहे। जिस तरह से फजल रहमान ये कह रहे थे कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून के इस्तीफों से तब्दीली नहीं आएगी, इस्तीफों के मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी को भी इस्तीफे देने पड़ेंगे। अंजुम साहब, ये रियलाइजेशन तो बहुत पहले से ही हो गई थी। आपने ये भी देखा मुस्लिम लीग नून भी प्री इलेक्शन कैंपेन की तरफ चल गई थी, अपने बयानात में, अपने जलसों में कहीं ना कहीं 2023 का जिक्र आ जाता था, वो चाहे शहबाज शरीफ हो या मरियम साहबा हो। तो ये तो पता है कि अब गवर्नमेंट जो है वो अपना टाइम पूरा करेगी। लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की गवर्नेंस की, उसके ऊपर ऑपोजिशन सवाल करती हुई नजर नहीं आती है। ये तरीकेकार क्या ऑपोजिशन का होना चाहिए? आप देखिए, अपोजिशन ने जो पीडीएम के जलसे किए थे, उन जलसों से ये तासुर पैदा होने लगे था कि अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो सड़कों पर आ जाएगी। लेकिन जब लेकिन मसले भी तो अवामी होने चाहिए, अवाम की प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। लेकिन जब लाहौर का जलसा किया 13 दिसंबर का पिछले साल, तो वो उस जलसे में अवाम की वो तादाद नहीं आई और अवाम ने जो है वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स अब तक चल रहे हैं। इसका मतलब उसके आफ्टर इफेक्ट्स अब तक चल रहे हैं, जिससे पता चला कि अवाम इतनी तादाद में सड़कों पे नहीं आएंगे कि इमरान की गवर्नमेंट ही जो है हिल जाए या गवर्नमेंट तब्दील हो जाए। वो लॉन्ग मार्च और धरने वाला टेम्परामेंट नजर नहीं आया। लेकिन अब जो है वो मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान अगले इलेक्शन की तैयारी है। अच्छा, फजल रहमान के तरह अगले इलेक्शन की करेंगे, कैंपेन चलाएंगे या फिर तहरीक चलाएंगे, लेकिन उससे गवर्नमेंट को कोई फायदा मतलब नुकसान नहीं होने लगा और इनका यही फायदा है कि इनकी कैंपेन चल रही है। यही लग रहा है आपको? ये एग्जैक्टली बिलावल भुट्टो ने पंजाब से वोट लेने की कोशिश करनी है। हाँ। और पंजाब में वोट है मुस्लिम लीग नून के या तहरीक इंसाफ के, तो पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों की खामियां पंजाब के अवाम को दिखानी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि ये दोनों नाहल हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी को वोट दें। तो इसके लिए अब पीपल्स पार्टी की जो है वो मुस्लिम लीग नून से भी लड़ाई है, पीडीएम से भी लड़ाई है और ये लड़ाई क्या अंजुम साहब, पीपल्स पार्टी इंडिविजुअल पार्टी है, मुस्लिम लीग नून इंडिविजुअल पार्टी है। वो जब पीडीएम पर इकट्ठे भी थे तब भी आइडियोलॉजी तो सेम नहीं हो गई थी, कहीं ना कहीं तो इन्होंने इलेक्शन लड़ना ही था एक दूसरे के खिलाफ, तो ये तो बड़ा एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन वहीं पर एक सिनेरियो जो बलूचिस्तान में खड़ा है, वो वज़ीर आला जाम कमाल के हवाले से जो अदम एतमाद की तहरीक है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उन्होंने कहा कि तहरीक तो ले आए हैं, दायर भी कर दी है, अब ज़रा नंबर पूरे करके दिखाएं और मुझे निकाल के दिखाएं, मैं तो यहीं पे बैठूंगा और मुझे पता है अपनी इत्तेहादियों पे और अपने पार्टी के मेंबर्स के ऊपर कि वो मुझे सपोर्ट करें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि जाम कमाल साहब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन अभी बहुत वाज़ेह शिकस्त जो है वो जाम कमाल की नज़र नहीं आई। लेकिन उनके एक वज़ीर थे साले भूतानी जो जाम कमाल के बहुत करीब थे और उनके वज़ीर भी थे, उन्होंने रिज़ाइन किया और उन्होंने कल जो है वो नसीर शाहवानी से जो इसके पार्लिमानी लीडर हैं बलोच नेशनल पार्टी के, उनसे मुलाकात भी की है। तो कुछ गवर्नमेंट के जो हामी वोट हैं वो जो है वो अपोजिशन की तरफ गए हैं। अपोजिशन के 23 वोट हैं, अपोजिशन को 33 वोट चाहिए और जाम कमाल के पास 41 वोट हैं। अगर ये 41 वोट जो है उसे 5 या 7 कम हो गए तो जाम कमाल साहब उलट जाएंगे। अब नाराज लोग तो हैं, अब कितने नाराज हैं? एग्जैक्टली, अब ये आपका पॉइंट है कि कितने नाराज हैं। अब जैसे आप बता रहे हैं कि कल एक आपने एंट्री बताई, अब साबिक वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी साहब जो हैं वो भी अपोजिशन की हिमायत करने वाले हैं। तो इस तरह अभी 24 अरकान हो गए, अब 65 में से 24 इनके 41 गवर्नमेंट में है इस वक्त। हाँ। अब 7 का फर्क है, यानी कि 33 चाहिए अगर आपने हिमायत दरकार है इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए। हाँ। अब आपको लग रहा है ये जो 24 और 33 का फर्क है, ये 9 रह गए, मतलब हो जाएगा? कुछ पॉसिबिलिटी नजर आती है, खबरें आ रही हैं आपको ऐसी कि मौलाना फजल रहमान भी जो है उनकी पार्टी भी जो गवर्नमेंट के साथ है बलूचिस्तान में वो भी पलट सकती है और कुछ तब्दीलियां भी आ सकती हैं। अभी एग्जैक्टली नहीं कह सकते
लेकिन यह है कि महमूद खान अचकज़ई की पार्टी अपोजिशन में है और अताउल्लाह मैंगल की पार्टी अपोजिशन में है। तो ये जो लोग हैं, कुछ अगर अपोजिशन ने जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश किया है, तो ऐसे तसव्वुर किया जा सकता है कि कुछ ना कुछ उन्होंने जो है वो काम किया है। उस काम के नतीजे में अगर 7 वोट जो है वो गवर्नमेंट की बेंचों से उठ के अपोजिशन के बेंचों की तरफ तहरीक अदम एतमाद में आ गए, 23 और 7 कितने बनते हैं? 33 और 24 में करीबन 9 का डिफरेंस है। 7 नहीं 9 वोट जो है अगर उधर से उठ के इधर आ गए। लेकिन अंजुम साहब, आपको भी पता है बड़े दिल गुर्दे का काम है सबके सामने उठकर एक साइड से दूसरी तरफ जाना। ये एंड टाइम पर भी बड़े डिसीजंस बदल जाते होते हैं। आपने पंजाब में भी देखा था कि कोई ठीक ठाक नंबर्स बताए जाते थे जो हमारे साथ हैं, वो चाहे जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे कोई भी सामने नहीं आया। तो सामने आना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इसको वक्त पर छोड़ देते हैं कि जब डिसीजन होगा उस वक्त वो कैसे एक्ट करेंगे। दूसरी जानिब एक और चीज जो मीडिया बिल डिस्कस किया जा रहा है, कल एक उस पर भी जाते हैं, वो अंजुम मसीह साहब से इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अभी हम मंजूर साहब मौजूद हैं, अभी फवाद चौधरी साहब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। और इससे पहले के सदर पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बहुत ही करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं। वहाँ एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शिरकत करेंगे और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बिजनेस की जो रवाबत है उनको बढ़ाने के लिए बातचीत होगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल इस कॉन्फ्रेंस का एक जाहिर है कि बड़ा कलीदी हिस्सा रहेगी और ताजिकिस्तान का जो एक किरदार है अफगानिस्तान के हवाले से वो बहुत अहम है और हम ताजिकिस्तान के उस किरदार की अहमियत को तस्लीम भी करते हैं और वहाँ ये मौका मिलेगा कि हम अफगानिस्तान को एक स्टेबल हुकूमत और एक इंक्लूसिव हुकूमत की तरफ जो हमारा एक डॉक्ट्राइन है उसको हम कैसे मजीद फर्दर कर सकते हैं, एक रीजनल हल की तरफ हम कैसे जा सकते हैं। बीइंग सेंट्रल एशिया जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का इस वक्त एक बहुत ही कलीदी हिस्सा है, ये दौरा उसके लिए बहुत अहम संग मील है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने जब भी दौरे पे गए पाकिस्तान के अवाम का वक़ार बुलंद किया है, इंशाअल्लाह ये दौरा भी उसी सिलसिले की एक कड़ी रहेगी। जी, तो ये दौरा भी उसी सिलसिले की कड़ी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू साहब, ताजिकिस्तान के हवाले से जो दौरा है इमरान खान साहब का SCO कंट्रीज़ में, जहाँ पर अहम ये इजलास होगा, रशिया और चाइना भी इसमें इन्वॉल्व हैं और उसमें रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से गुफ्तगू हुई, फवाद चौधरी साहब ने वो जिक्र किया। बिल्कुल, अब हम कंटिन्यू करेंगे जो हम टॉपिक की तरफ आ रहे थे मीडिया अथॉरिटी बिल के हवाले से। अंजुम साहब, एक इत्तफाक हो गया जी, जॉइंट एक्शन कमेटी बनेगी और हुकूमत के दरमियान ये एक कॉमन ग्राउंड जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढूंढ ली गई है फेक न्यूज़ के हवाले से। ये इत्तफाक नहीं हो गया, आप देखिए इसके पीछे इतनी स्ट्रगल है, जर्नलिस्टों की इतनी कोशिश है, उन्होंने इतनी मुजाहरे किए, इतने जलसे किए और उन्होंने फिर धरना भी दिया पार्लियामेंट के सामने। और अब इमरान खान को नज़र आ रहा था कि अगर जो है वो सहाफ़ियों की तहरीक जो है वो आगे बढ़ी तो इसमें दूसरे तबके भी शामिल हो सकते हैं और एक बड़ी तहरीक बन सकती है। और इमरान खान को पहले भी जो है वो सेटबैक पहुंचा है जो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के अंदर, और अगर थोड़ा सा वोट बैंक जो है वो सहाफ़ियों की तहरीक की वजह से और मीडिया के साथ ज़्यादती की वजह से अगर इमरान खान का वोट बैंक थोड़ा सा और कम हुआ तो वोट बैंक तो इमरान खान अगले इलेक्शन में जो है वो आउट भी हो सकते हैं। इमरान खान ने एक खौफ की वजह से जो है वो एक कमेटी बनाई है। खौफ तो चले गवर्नमेंट को हो गया कि ये मामला बिगड़ना चाहिए, आपको लग रहा है इससे बेहतरी आ जाएगी जो रेगुलेटरी बिल बनाने जा रहे हैं? अगर तो प्लीज समराइज कर दें कि अब ये जो फेक न्यूज़ और इसके ऊपर जो गवर्नमेंट पॉइंट लेती है और मीडिया कह रहा है कि हमें आज़ादी और इस तरह के फाइन नहीं होनी चाहिए, आपको लग रहा है कॉमन ग्राउंड मिल जाएगी, कुछ मामला बेहतर हो जाएंगे इससे? 100% गवर्नमेंट की जो नीयत है कि उन्होंने वो झुके हैं, वो एक स्टेप नीचे आए हैं। अब उन्होंने अगर जर्नलिस्टों के साथ बार्गेन करने की कोशिश किया तो जाहिर है कि जर्नलिस्ट जो है वो मीडिया की आज़ादी पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना। सही। अब मसला ये है कि मैं यहाँ पर तबसरा कर रहा हूँ या खबरें दे रहे हैं, तो इसमें मिस्टेक भी हो सकती है। लेकिन फेक न्यूज़ की तशरीह करना बड़ा ज़रूरी है। ये दोनों ने कल इत्तफाक भी किया कि फेक न्यूज़ को हमने कहा फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। इस पर मेरा ख्याल है अगर इत्तफाक हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। साहब बहुत शुक्रिया आपका, ये बड़ा अहम पॉइंट था जो कि डिस्कस कल हुआ है और इसी के ऊपर गवर्नमेंट भी पॉइंट ले रही थी, तो उम्मीद करते हैं ये मामला हल हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया कि मिलकर काम करना होगा ये काफ़ी खुशाइन था। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी संवारते हैं बल्कि बना लेते हैं कि उन्होंने लोगों की ज़िंदगी और सोसाइटी को चेंज करने के लिए अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और फिर अल्लाह ताला उनको मदद भी फराहम करते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो हमारी सोसाइटी को एजुकेट करने में अपना रोल प्ले करते हैं, तालीम और तरबियत के लिए फोकस करते हैं, उनको लिटरली सलाम करने को। बिल्कुल। और ये खातून परवीन अफशान राव साहिबा हैं जो कि 25 साल से आवाम की खिदमत कर रही हैं। वो ऐसे कि उन्होंने एक स्कूल बनाया, उसके बाद 4 स्कूल बनाए, हज़ारों पाकिस्तानियों की उन्होंने खिदमत की और एक ऐसी डायमेंशन के साथ वो बच्चों को पढ़ा रही हैं जिससे उनके फ्यूचर मज़ीद सिक्योर भी होता है, मज़ीद बेहतर भी होता है। और ये जो उनका आइडिया है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी अब इसको देख रही है कि कितना ज़बरदस्त 4 डायमेंशनल स्टडी प्रोसीजर उन्होंने बनाया है और उस पर हम उनसे बात भी करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि इस वक्त तालीमी एमरजेंसी प्रोग्राम की ज़रूरत है पाकिस्तान को। तो हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं जो कि कराची में इस वक्त बेस्ड हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से खिदमत कर रही हैं आवाम की। परवीन अफशान राव साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा, ये तालीमी एमरजेंसी प्रोग्राम क्या है और फिर जो 4 डायमेंशनल स्टडी आपने सिस्टम बनाया है वो क्या है, ज़रा बताइएगा। एक्चुअली हमारे यहाँ बच्चों को रट्टा सिस्टम पे लगाया हुआ है कि जो भी किताबें हैं वो याद कर लें और सवाल के जवाब दे दें। और जब मैं पढ़ाने लगी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बच्चों में मुख्तलिफ़ सलाहियतें होती हैं, मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ होती हैं, हम उनको उजागर नहीं करते। वो जो आजकल हमारी नई आपकी कंप्यूटर एक स्किल है, जी जी, तो ये अगर स्कूल में लगा दी जाए तो वो स्किल होगी। तो वो तो आप लगा देते हैं लेकिन दूसरे स्किल्स नहीं लगाते, ना ही उनको तैयार करते हैं। तो मैंने स्कूल में एक डायमेंशन बनाई है तालीम और हुनर साथ साथ। फिर हमें जरूरत हुई इमरजेंसी है, ये वो एजुकेशन इमरजेंसी है जी। और फिर उसके बाद हमें ये ज़रूरत होती है कि इस वक्त हमारे लाखों बच्चे 10 से 18 साल की उम्र के ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई स्कूल दाखिल नहीं करता। तो मैंने अपने स्कूल में ही एक दूसरी डायमेंशन रख दी कि फास्ट ट्रैक के नाम से, यानी तेज़ रफ्ती स्कूल। तो वो 3 साल में 6 क्लासेस कर लेते हैं। अच्छा, वो फास्ट ट्रैक ताकि जिनका टाइम ज़ाया हो वो ना हो, तो वो मज़ीद अब आगे कैसे बेहतर करना है। तो 7th से ऑनवर्ड वो रेगुलर क्लासेस में चले जाते हैं। ठीक है। और तीसरी डायमेंशन ये है कि बच्चों को हम अभी से सिखाएं, बचपन से सिखाएं कि आपको अपनी कम्युनिटी के लिए नेकी के काम करने हैं, उनकी खिदमत करनी है। तो हम एक तो उनको ये सहूलत देते हैं कि वो अभी सिर्फ पढ़ा लें, किसी अनपढ़ को 1 साल में एक आदमी को पढ़ाएं। ठीक है। 6ठी 7वीं और 8वीं के बच्चे जो ज़रा बड़े हो जाते हैं। और जो दूसरे हैं वो मोहल्ले में कोई किसी बुजुर्ग की खिदमत करें या कोई उनकी हेल्प करें। ये कम्युनिटी एजुकेशन है और कम्युनिटी सर्विसेज हैं। ठीक है। 3rd डायमेंशन हमारे पास, 4th डायमेंशन ये है कि टीचर्स को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। बहुत सारे इदारे नहीं हैं तो बस डायरेक्ट आती हैं और पढ़ाने लग जाती हैं। तो मैंने स्कूल में ही टीचर्स ट्रेनिंग का ऑप्शन बना दिया ऑन जॉब। और उसके बाद वो बेचारी BA नहीं कर पाती तो उनको हम स्कूल से लोन देते हैं कि वो लोन से पढ़ाई करें और BA MA करके जाएं ऑन जॉब। अरे ज़बरदस्त। ये तो ऐसे एजुकेशन सेक्टर नहीं है, ये एक दरस का है जिसने तमाम सेक्टर्स को कोशिश किया कि अपनी लपेट में ले। सही आपने ये बात बताई है, बिल्कुल सही कहा है कि पूरा एक इदारा है चारों तरफ। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं, आपको ये आइडिया कैसे आया था कि आपने एजुकेशन सेक्टर के लिए काम करना है? स्टेप बाय स्टेप, शुरू में आपके सिर्फ रेगुलर स्कूल्स थे और फिर ये डायमेंशन सेट हुई जिसके एस्पेक्ट्स अगर हम लॉन्गर रन में सोचें तो बहुत ज़बरदस्त हैं, वो चाहे फास्ट ट्रैक स्कूल हो या ख़ास तौर पर कम्युनिटी सेंटर जिसमें हम एक अच्छा इंसान बना रहे हैं। हम कहते हैं हमारी यूथ क्यों बिगड़ रही है, वो इसी वजह से कि बेसिक तरबियत मिसिंग है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। बिल्कुल। मैंने खुद से नहीं सोचा था, मैंने तो ये सोचा था कि एक रेगुलर तालीम दूंगी, उसमें जो बच्चों का टैलेंट है उनको उभार के उन्हें उस लाइन पे लगा दूंगी, मैट्रिक के बाद वो चले जाएं। लेकिन जब मैंने वहाँ काम शुरू किया तो मुझे पता चला कि बड़ी उम्र के बच्चों को ज़रूरत है, बड़ी उम्र की औरतों को ज़रूरत है, बड़ी उम्र के पढ़े वो जो जॉब कर रहे हैं या कोई कारोबार कर रहे हैं उनको भी थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत है कि थोड़ा पढ़ लिख जाएं या मोबाइल ये सीख जाएं। तो उनके लिए और बच्चों को खिदमत करने की ज़रूरत है। तो ये 3rd डायमेंशन लगाया गया। फिर 4th डायमेंशन लगाया गया क्योंकि टीचर्स को बहुत ज़रूरत थी। ये बेसिकली आपने ग्रेजुअली परवीन साहब आपने देखा कि क्या क्या ज़रूरत है और कैसे मैनेज करना है। एक्चुअली मैंने इसमें कुछ नहीं किया,
मुझे लोगों ने ने सिखाया ही आपको सिखाया, कि वेरी ये गुड। डिमांड है जी, कि मुझे ये चाहिए, जी। हमें ये चाहिए। और तो आपने मैंने बेसिकली उन्हें- रिफ्लेक्ट किया है लोगों की ज़रूरियात को, अब सोसाइटी में क्या है और वो अपने स्कूल में। इसमें 25 बरस लगे कि वो मुझे सिखाते गए, मैं उनके लिए करती गई, वो मुझे सिखाते गए, मैं उनके लिए अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चूँकि आपने एक आइडिया दिया है बड़ा ज़बरदस्त, पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम की इमरजेंसी नाफिज करें और इस तरह से इसको फॉलो करें तो आइंदा आने वाली नस्ल जो है बड़ी ज़बरदस्त बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है। लेकिन इसमें जो प्लान होता है एक और भी इशू इसमें है कि देखिए आपने हुनर सिखाना है, क्या क्या हुनर हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, उसकी बजटिंग कैसे करनी है, फिर क्या वो फैसिलिटीज़ हर एक के पास इतनी जगह है, मैकेनिज़्म है, ये आपने इस पर काम किया? जी, यही बहुत अहम सवाल आपने किया है। इसलिए कि सब ये समझते हैं, सोच के काम करते हैं ना, तो एक बड़ा स्ट्रक्चर सोचते हैं क्योंकि देखते ही बड़ा स्ट्रक्चर है। मैंने क्योंकि सोच के काम नहीं किया, थोड़ा 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 करती रही, तो मुझे पता चला कि एक एक दो दो कमरे काफ़ी हैं। वही स्कूल रूम के बराबर, जो क्लासरूम के बराबर है, उतना ही कमरा काफ़ी है और उसमें वो बच्चे टाइमली आते जाते हैं क्योंकि पीरियड्स बदल दिए जाते हैं। फ्राइडे सैटरडे स्किल के पीरियड होते हैं 2-2 घंटे, अच्छा, जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स के होते हैं। फाइन आर्ट्स का होता उसका है, एग्जाम वगैरह नहीं ज़रूरी? उसके एग्जाम ही तो है ना, जब वो अच्छा, सीख एग्जाम गया, तो देने, हम वो ठीक है। सब करते हैं, वो सिलेबस लगा होता है, वो प्रॉपर सिलेबस बनाया है, टीचर होता है जो बाहर से आता है फ्राइडे सैटरडे को और वो पढ़ाता है और वो सब उनकी। लेकिन सिर्फ स्केड्यूल सेट करने की जरूरत है कि कौन यानी? से स्केड्यूल सेट करने की जरूरत है कि आप कहाँ कहाँ कोर्स में अकोमोडेट चीज़ें करके डालें। नहीं, हमने डाल दिया ना, हमने तो बना लिया। जी जी, मैं गवर्नमेंट के लेवल पे बात कर रही हूँ, अगर वो रेप्लिकेट वो हम उन्हें बता देंगे कि कैसे करना है, छोटे पैमाने पे भी कैसे करना है। हर स्कूल जो 4 कमरों का स्कूल है ना, उसमें भी ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। इसलिए मैंने 3 तरह के स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया है। एक बड़ी बिल्डिंग में जो पैसा कमाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एक आपकी मीडियम जो दरमियानी है वो भी पैसा फीस लगा सकते हैं इन चारों डायमेंशंस पे और कर सकते हैं। और मैंने छोटे-छोटे स्कूल जो कि 2-2 जी, कमरों में बने हुए हैं, 3 उनके कमरों लिए के भी। स्कूल में भी किया है। ठीक है। 3 कमरों के स्कूल में और स्किल भी वहाँ पे प्रैक्टिस की हमने। अरे जबरदस्त। वो कि हमने जरा थोड़ा सा टेंट वगैरह लगाना पड़ा हमें छाँव के लिए, लेकिन वो हो जाता है। बिल्कुल सही, यानी कि मॉडल तैयार है, अगर मॉडल उसको रेप्लिकेट करना चाहें और इस सिस्टम को गवर्नमेंट ऑप्ट कर ले तो आप यकीन जानिए कि हमारे तालीमी इदारों में सिर्फ डिग्रीज या एजुकेशन नहीं मिलेगी बल्कि स्किल्ड लोग और जिसे कहते हैं ना तमीज़दार लोग, जी, सीखे हुए, तहजीब याफ्ता। तरबियत याफ्ता, तहजीब याफ्ता लोग जो हैं वो पास आउट होंगे तो एक बिल्कुल। सोसाइटी में ओवरऑल चेंज जरूर आएगा। बिल्कुल प्रवीण साहब, अभी आपसे गुफ्तगू मजीद भी हमने करनी है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात करेंगे परवीन अफशान राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 4 डायमेंशनल इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया और उससे मुल्क में वो चाहती हैं कि तालीमी इंकलाब आ जाए। तो अफशान परवीन साहबा, जिस तरह से आपने बताया कि हुनर भी आप सिखाती हैं, कम्युनिटी सर्विस भी आप बताना चाहती हैं लोगों को, तो ये जो हुनर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन से हुनर और कितनी कैपेसिटी में बच्चे सीख देंगे जो कि आप लड़कों और लड़कियों को साथ लेकर चलना चाह रही हैं? देखिए, दरअसल मैंने तो ये शुरू किया है कि प्रोफेशंस के नाम से एक सब्जेक्ट लगा दिया, उसमें स्किल्स हैं, कारोबार है और सर्विसेज हैं और बड़े बड़े प्रोफेशंस हैं। ठीक है। बच्चे की रुझान देख के हम कहते हैं कि अगर तुम शुरू में कोई स्किल सीख लेते हो, आपको किसी भी काम को मैनेज करना आ जाता है, उसको बनाना आ जाता है। और जब तक आपकी हाथ की स्किल्स नहीं होंगी, खाली ब्रेन से रटा, क्योंकि जो किताबें हैं इस वक्त तो रट्टा सिस्टम है, ये करके आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हमने 3-4 स्किल फॉर एग्जाम्पल स्कूल में लगा दी हैं। यानी जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम है, nice. तो लड़कियां भी सीखती हैं। वो कहती हैं कि घर के सारे लड़के चले जाते हैं काम पे, या अब्बा भी चले जाते हैं, तो जब बिजली जाती है, कोई स्विच खराब होता है, मैं खुद से ही करना पड़ता है और वो कर लेती हैं। वो इतना अच्छा सीखी हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई। वेरी नाइस। और उसके साथ फिर हमने स्किल लगाई है, एक हमारे पास कार चोबी, क्योंकि उस इलाके में कार चोबी बहुत मशहूर है और उसका बिजनेस भी बहुत मशहूर है, तो वो भी हमने स्कूल में लगा दी। वो 3 साल का कोर्स होता है। जो बच्चा स्कूल से कुछ सीख के निकलेगा, वो जाके किसी के पास छोटा बन के अब्यूज नहीं होगा। बिल्कुल। वो यहाँ से कुछ सीख के जाएगा, जाते ही वो कमाएगा और उसके बाद वो अपनी कमाई पे, डिमांड भी इस चीज़ की है जी। और अपनी कमाई पे वो
फिर अपनी पढ़ाई भी कर सकता बिल्कुल। और परवीन साहिबा, वो कहते हैं ना, हुनरमंद कभी भूखा नहीं सोता, वो चाहे यहाँ कमा रहा हो किसी और शहर में या किसी और मुल्क में। और बाहर जाकर तो हम बड़े प्राउडली ये जॉब्स ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। और आपका ये आइडिया इतना जबरदस्त है कि स्कूल लेवल के ऊपर अगर ये कोर्सेज इंट्रोड्यूस करा दिए जाएं अलोंग विद डिग्री, तो वो जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन इस आइडिया को रेप्लिकेट करने के लिए क्या गवर्नमेंट से आपकी या एजुकेशन सेक्टर में कहीं किसी से आपकी मुलाकात हुई है, ताकि ये आइडिया जो है वो बाकी स्कूल्स में, गवर्नमेंट के ही कुछ स्कूल्स में अगर शुरू कर लिया जाए, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर्स तो हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा? जी हाँ, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी शफकत महमूद साहब से मुलाकात हुई थी और उन्हें मैंने ये प्रोग्राम दिखाया था। जब उन्होंने भी 2 डायमेंशंस ही देखी थी तो उन्होंने कहा था कि ये प्रोग्राम तो मेरा ख्वाब है। अच्छा। और मैं इसे करना चाहता हूँ। और उन्होंने फौरी तौर पे मुझे 2 स्कूल भी दिए और उस पर वो काम करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो कोरोना आया तो उससे, कोविड से थोड़ा गैप आ गया और मुझे उम्मीद है कि अब हम दोबारा इस पे काम कर सकें इंशाल्लाह। तो बेसिकली ये भी आपको उम्मीद है, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट काम भी चाहती है सिंगर नेशनल करिकुलम के, जिस तरह अगर गवर्नमेंट बात करी तो अगर ये भी चीज़ ऐड हो जाए जो कि आपका आइडिया है, तो मजीद बेहतर जनरेशन हम बना सकते हैं। ये बताइएगा परवीन साहिबा कि जो आपने गवर्नमेंट के साथ भी बात की है, ओवरऑल भी आप इस सिचुएशन को लेकर चल रही हैं इंस्टीट्यूट को, ये फंडिंग का भी एक बड़ा मामला होता है, क्योंकि बहुत से स्कूल्स ये अफोर्ड नहीं करते हैं कि वो कैसे इसको मैनेज करेंगे। आप चूँकि ये सिस्टम चला रही हैं, तो मैनेजमेंट कैसे होती है फंड्स की? जो मेरे स्कूल हैं आपकी, और आइडिया भी जो आप फ्लोट करते हैं। मेरी तो चूंकि मेरी दीवानगी थी, मुझे शौक था, तो मैंने पहले बिजनेस स्टार्ट किया। हालांकि मैं हाउसवाइफ थी, मैंने पहले बिजनेस स्टार्ट किया और फिर स्कूल शुरू किया। 5-6 साल बाद फिर दोस्त लोग शामिल हो गए। फिर जब इसकी शोहरत हुई तो कोई डोनर भी आते रहे। बीच में एक डोनर हमारे पास 5 साल रहे, फिर एक 10 साल रहे, और आखिरी 5 बरस मेरी अपनी बेटी डोनर रही है। अच्छा। अरे जबरदस्त। अभी आजकल बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे फिर ट्रांसपेरेंसी नज़र भी आती है इस तरह के प्रोजेक्ट्स के साथ। और जब तरबियत याफ्ता लोग यहाँ से एजुकेशन हासिल करके निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं माशरे में ये एतमाद भी बहाल रहता है कि अगर हम डोनेट कर रहे हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, ये कहीं पर भी तो नज़र आ रहा है। लेकिन मोस्टली लोग जो है वो चूँकि प्रेफर करते हैं हेल्थ या फूड, तो वो थोड़ा सा एक मिसिंग एलिमेंट रह जाता है एजुकेशन। बस मैं क्या करूं, मैं इस बात को समझाना चाहती हूँ कि खाना तो खैर देना ज़रूरी है जब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, लेकिन हमें खाना खाने की बजाय अगर हम कमाने का हुनर, खाना कमाने का हुनर सिखा दें, तो वो ज़िंदगी भर मरते दम तक खुद भी कमाएगा, दूसरों को भी खिलाएगा, बल्कि कई दूसरों की मदद भी करेगा। हर वो इंसान जो कमाने का हुनर स्कूल से सीख जाएगा, शख्सियत भी बन जाती है उसकी। बिल्कुल ठीक बात की है। बल्कि वो एक कहा भी जाता है ना कि आप मछली पकड़ना मत सिखाएं, मछली मतलब पकड़ना सिखाएं, सिर्फ खाना नहीं सिखाना, क्योंकि खाना तो बड़ा आसान हमारे यहाँ पे है, लोग खाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पकाना और पकड़ना सिखाएंगे तो उससे होगा कि आप बेहतर एक जनरेशन बना सकते हैं। तो आपका मतलब ये बताइएगा कि अब चूँकि गवर्नमेंट से भी आपकी अपील है, आपकी मुलाकात भी हो चुकी है, हम भी चाहेंगे कि इमरान खान साहब जो कि इस पर काम कर रहे हैं, जी जी जी, मैं चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ये सुन लें कि मैंने बना लिया है, तालीमी इमरजेंसी प्रोग्राम बना लिया है, अब सिर्फ आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, कुछ नहीं करना। बिल्कुल सही। मतलब आइडिया रिप्रेजेंट अगर आप करें और प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे करें तो इसको रेप्लिकेट करना आसान भी हो जाएगा और चीज़ें जो हैं वो इस डायरेक्शन में चली भी जाएंगी। ओवरऑल आप समझती हैं कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स बिल्कुल है, टाइमली आ सकेगा? बिल्कुल है। किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल है, मैं सिर्फ उन तक इस कोविड की वजह से पहुंच नहीं पाई। ठीक है। चलें, उम्मीद और अब ये प्लेटफॉर्म मिल गया, मुलाकातें तो हो रही हैं और आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस भी है, गवर्नमेंट चाहती भी है एजुकेशन सेक्टर पे काम करना। आपका जो आइडिया डेफिनेटली बहुत अच्छा है, 4 डायमेंशनल, जिससे एक हुनरमंद शख्स आगे बढ़कर अपनी फैमिली का रोजगार भी लेके आ सकता है। तो मेरा ख्याल इससे और बेहतर आइडिया हो नहीं सकता। तो आपको गुड लक है कि इंशाल्लाह इस पर काम मज़ीद हो जाए। इसलिए कि हुनर हर बच्चा जो है वो डिग्री के लिए नहीं बना, उसकी कोई और कहीं ना कहीं उसका पोटेंशियल रुझान होता है और पोटेंशियल होता है। इसलिए परवीन साहिबा बहुत शुक्रिया जी। कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है और आप वो कतरा हैं जो अब दरिया बनाना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला आपको उसमें ज़रूर कामयाब करे। थैंक यू। थैंक यू।